So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you are to the seventh lecture of Applied Research Method. अच्छा जी, हेलो, आप सब सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर है? ये सर आ रही है आवाज। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, सेवन्थ लेक्चर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और इसका जो टाइटल है Applied Research Method, लेक्चर नंबर 7, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। आज के लेक्चर का टाइटल है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट से अगर हम देखें, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उन तमाम में हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस किया, प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग हमने स्टार्ट से लेके एंड तक उसके सारे कंपोनेंट्स डिटेल के साथ डिस्कस किए वन बाय वन। इसमें एक लेक्चर रेफरेंसिंग और आपको लिटरेचर रिव्यू कहाँ से मिलेगा, सोर्सेज के बारे में, वो भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो ये जो 6 लेक्चर है, फर्स्ट 6 लेक्चर, ये कंप्लीट होने के बाद हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली रिसर्च प्रपोजल लिख सकता है। ठीक है, और उसको अभी लिखना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से। एब्स्ट्रैक्ट आपके प्रपोजल में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये बाद के स्टेजेस में रिक्वायर्ड होती है। एब्स्ट्रैक्ट थीसिस राइटिंग में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं और इसको कहीं पे फिर पब्लिश करते हैं, तो पब्लिकेशन के लिए जो पेपर वगैरह आप लिखेंगे उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा लास्ट लेक्चर में आपने सर्च किए होंगे बहुत सारे सोर्सेज जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे लेक्चर के ज़रिए। वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर्स आपके फील्ड के कंप्लीटली यानी फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनके एब्स्ट्रैक्ट आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आपको ऑलवेज फ्रीली अवेलेबल होती है। ठीक है, क्लियर है? So, what is a research abstract? An abstract is used to provide a concise description about a research project. Abstract क्या चीज़ है? ये याद है कि एक समरी होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट, दोनों डिफरेंट है। ठीक है,
एब्स्ट्रैक्ट इज मोर टेक्निकल देन समरी। एकेडमिक वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, समरी की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन है। आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं उसका एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन, कंसाइज का मतलब है जो शॉर्ट भी हो और जामिया भी हो, यानी कंप्लीट भी हो। इस तरह नहीं है कि इनकम्प्लीट है, शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इनकम्प्लीट हो। ठीक है, यानी पूरा प्रोजेक्ट आप चंद सेंटेंसेस में बयान करने को मैं क्या कहता हूँ, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, a short summary of a completed research work। क्लियर है, शॉर्ट समरी है किसी भी completed research work है। The abstract should be the best part of the paper। चूंकि आपके पेपर का जो सबसे ज्यादा रीड होने वाला पार्ट है या जो सबसे ज्यादा जो पार्ट्स लोग रीड करेंगे वो कौन सा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसी वजह से ये आपके पेपर का बेस्ट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन अगर गुड हो तो फिर उसका मतलब है कि इसके बाद जो पेपर में है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप ये पेपर जो है पेपर का ये पार्ट, पेपर का मतलब है थीसिस भी हो सकता है और कोई जर्नल या कॉन्फ्रेंस आर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, उसका एब्स्ट्रैक्ट बेस्ट पार्ट होना चाहिए। It is the most frequently read part of an article after the title। ठीक है, अब सर्च करने का जो तरीक़ेकार है वो आपके साथ मैंने वो सोर्सेज शेयर किए, उसमें आपने अपने रिसर्च के लिए पेपर वगैरह सर्च किए होंगे। ठीक है, तो तरीक़ेकार क्या है, तरीक़ेकार ये है, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप सर्च इंजन में क्या एंटर करते हैं, कीवर्ड्स एंटर करते हैं, अपने फील्ड के कीवर्ड्स। जिस तरह मेरे फील्ड के कीवर्ड्स अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने हर एक जो सर्च इंजन था उसमें अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंटर करता था। ठीक है, और उससे रिलेटेड पेपर सारे आते थे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कीवर्ड। फिर कीवर्ड के बाद सेकंड चीज जो मैं देखता था उन पेपर में वो क्या चीज था, टाइटल ऑफ द पेपर था। समझ आ रही है, ये तरतीब याद रखिए। पहला चीज क्या है, कीवर्ड है, सेकंड वन इज टाइटल एंड द थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आप अगर अपने रिसर्च के लिए सर्च करते हैं तो यही तरीका आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप सर्च इंजन में कीवर्ड्स एंटर करते हैं, कीवर्ड से बहुत सारे पेपर्स आ जाते हैं, उनमें फिर आप देखते हैं कि कौन सा टाइटल मेरे काम से रिलेटेड है और कौन सा मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या चीज आ गया, टाइटल रीड होता है। थर्ड स्टेप में फिर अगर जो पेपर आपके काम के लगते हैं टाइटल से, तो फिर आप अगर उनका कोई पार्ट देखेंगे तो वो कौन सा पार्ट है, वो उनका फर्स्ट पार्ट है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट या सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अब अपना पेपर लिखूंगा तो इसका भी यही तरीका होगा। लोग सर्च करेंगे तो सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे, फिर मेरे पेपर का टाइटल आएगा वो देखेंगे, अगर वो उनसे रेलेवेंट है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या चीज पढ़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट से बंदे को या रिसर्चर को उस पूरे काम का या पूरे प्रोजेक्ट का पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम कौन सा था, ठीक है, कौन से मेथड से उसको सॉल्व किया गया है और कितना सॉल्व किया है। समझ आ रही है, कंक्लूजन उसके क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर कहाँ से मिलेगी, एब्स्ट्रैक्ट से मिलेगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कंप्लीटली मालूम हो जाता है कि अब ये पेपर जो है मेरे काम से रिलेटेड है और इससे मैं अपने रिसर्च में कुछ चीज़ें ले सकता हूँ, कुछ हेल्प इससे ले सकता हूँ। समझ आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है समझ। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो हम डिटेल के साथ रीड करते हैं या पेपर का जो अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्टिव हवाले से पहला टाइटल है, फिर दूसरे या तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है। ठीक है, कीवर्ड के जरिए तो हम सर्च करते हैं, फिर पहला टाइटल स्टडी करते हैं, टाइटल
मुझे पसंद है या मेरे काम का है, तो फिर आगे जाएंगे तो कौन सा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट। हम भी यही करते हैं, अगर हम अपना पेपर पब्लिश करेंगे, अपना काम पब्लिश करेंगे, तो लोग हमारे काम को भी इसी तरीके से देखेंगे। तो इसका मतलब है मेरे पेपर में अगर कोई पैराग्राफ ज़्यादा लोग रीड करेंगे तो वो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस वजह से ये मेरे पेपर का बेस्ट पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट एब्स्ट्रैक्ट्स आर नॉट, ये तो पहले तो वो चीज़ें थी जो एब्स्ट्रैक्ट है, अब क्या चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द आर्टिकल एंड शुडंट बी साइटेड एज रेफरेंसेस, ये याद रखें। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये कभी भी आपके फुल पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, फुल पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी ये कंप्लीट पेपर नहीं है। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इससे आप कंप्लीट पेपर नहीं समझ सकते। कंप्लीट पेपर मेथोडोलॉजी सारी चीजें समझने के लिए फिर आगे आपने उस पोर्शन में जाना है, उसको पढ़ना है, तो तब आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रही है? ये एक शॉर्ट समरी है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स एंड द रिजल्ट्स एंड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है, पूरे पेपर का या पूरे आर्टिकल का या पूरे थीसिस का सब्स्टिट्यूट कभी भी ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको कभी भी आप रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, साइट नहीं करेंगे। रेफरेंसेस यानी जो हम लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंसेस के हम लोगों की बातें लेते हैं, उसको पैराफ्रेज करके अपने थीसिस में लिखते हैं और उनके साथ फिर रेफरेंसेस डालते हैं। तो ये याद रखिए कि आप किसी पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से वो पार्ट ना उठाएं, क्योंकि अगर आपको कोई पार्ट पसंद है, अपने काम में शामिल करना चाहते हैं, कोई पार्ट मीन किसी के रिजल्ट्स है, किसी के कंक्लूजन्स है, किसी के मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, ठीक है, तो वो फिर आप स्पेसिफिकली उसी पेपर में उस पोर्शन में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि उसने किस तरह किया है और इसको फिर अपने वर्ड्स में लिखेंगे। यानी रेफरेंस से कॉपी पेस्ट करके अपने काम में ना लगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट अ समरी ऑफ द एंटायर आर्टिकल, ठीक है, ये कंप्लीट आर्टिकल का कंप्लीट समरी नहीं है। समझ आ रही है? ये एक शॉर्ट, एक ब्रीफ, एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन शुड प्रेजेंट मेन फाइंडिंग। इसका जो मेन फोकस होता है एब्स्ट्रैक्ट का, वो क्या चीज है, मेन फाइंडिंग शो करना। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरा 12 पेजेस पेपर है वो पूरा पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? तो मैं लोगों को कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं वो चीज फोकस करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट में वो चीज स्पेसिफिकली एक दो पैराग्राफ में या एक पैराग्राफ में या 120 या मैक्सिमम 200 वर्ड्स में वो इंपॉर्टेंट चीजें डालूंगी, ठीक है। कंप्लीट समरी नहीं है। डू नॉट कंटेन इनफ इंफॉर्मेशन फॉर अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना डालें, ठीक है, यानी इतना ज्यादा ना डालें कि इसको लोग इस पे क्रिटिसिज्म शुरू करें, एब्स्ट्रैक्ट पे क्रिटिसिज्म शुरू करें, ठीक है। ज्यादा जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, डिटेल डिस्कशन है, डिटेल कंक्लूजन है, वो आगे बॉडी में रखें, पेपर की बॉडी में रखें, एब्स्ट्रैक्ट में ना रखें। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट में बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चंद एक 4-5 पॉइंट्स है वो आगे आ रहे हैं, बस वो चीजें आपने डालनी है। लेकिन इंग्लिश थोड़ा ठीक होना चाहिए, आपस में तमाम सेंटेंसेस लिंक होने चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी और फ्लूइडिटी, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का? व्हेन राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द पर्पसेस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। तो ये कुछ पर्पसेस है जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, या जिनकी खातिर या जिनके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो आपके जहन में हमेशा ये पर्पसेस होने चाहिए। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपके जहन में ये पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, ये इन बातों की वजह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मुताबिक फिर आप लिखेंगे। नंबर 1, provide readers with useful information about the study. Not all information, only useful information, which is very important information of this study. ठीक है, इसका एक मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं रीडर्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ,
शॉर्ट जगह में कम टाइम में वो रीड कर सके, ठीक है। हेल्प रीडर्स टू एवेल्युएट इन सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट दैट दे वुड फाइंड यूजफुल इन देयर ओन रिसर्च। समझ आ रही है? रीडर्स का रिसर्च के फील्ड में, मेरे फील्ड में जो लोग हैं उनके साथ में ये हेल्प कर रहा हूँ कि इनको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रहा हूँ, और इस पैराग्राफ में इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उनको मालूम हो जाए कि ये जो पेपर है ये मेरे काम का है या नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, मेरे रिसर्च से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। provides an overview of the article. Readers may read nothing else. मैंने जिस तरह पहले कहा, तमाम रीडर्स के साथ इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा पेपर रीड करे, ठीक है। तो अगर वो फर्ज करे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़े तो उनको मेन आइडिया आना चाहिए कि इस पेपर का मेन कंसेप्ट क्या है, मेन आइडिया क्या है, ठीक है। तो इतना एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। हेल्प्स रीडर डिसाइड वेदर टू रीड द आर्टिकल और नॉट। समझ आ रही है? जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप सर्च इंजन में जाते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, फिर उनके टाइटल देखते हैं, टाइटल से भी ज़्यादा क्लियर नहीं पता चलता कि ये मेरे काम का पेपर है या नहीं है। फिर किस चीज़ से पता चल जाता है? जब आप एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपके जहन में भी ये पॉइंट होना चाहिए कि मैंने भी इस तरीके से सर्च किया था, लोग जो मेरा काम सर्च करेंगे तो उनके लिए भी ये तरीका होगा कि मैं एब्स्ट्रैक्ट इतना लिखूंगा कि उनको पता चल जाए कि ये मेरे काम का पेपर है या नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है ये पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, नजर आ रहे हैं सबको? क्लियर है? यस सर, सर आ रही है। जी सर। सारे सो रहे हैं ना? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जी सर, जागे हुए हैं। नहीं सर, इंतजार कर रहे थे, कोई ये जवाब दे देगा। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन वन बाय वन। अच्छा, नेक्स्ट है पर्पसेस में प्रोवाइड्स रिमाइंडर्स फॉर रीडर्स आफ्टर दे हैव रेड द आर्टिकल। समझ आ रही है? इसका क्या मतलब है? अभी एक आर्टिकल है, 16 पेजेस पेपर है, आपने पूरा रीड किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम के हैं, आपके थीसिस में काम आएंगे, आपके रिसर्च पेपर में काम आएंगे, आपके प्रोजेक्ट जब आप परफॉर्म करेंगे तो उसमें काम आएंगे, ठीक है। वो पेपर आपके लैपटॉप में पड़ा है, आपको उसका आइडिया, उसकी बातें याद है, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो कौन से पेपर का था, ठीक है। समझ आ रही है? तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप वो आपके पास जितने पेपर्स हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट्स आप देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो बातें हैं ये इस फलाने पेपर में होंगे। समझ आ रही है? तो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपके जहन में भी ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट्स रीडर्स अटेंशन टू द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिखना चाहिए कि जो रीडर्स का जो अटेंशन है, ठीक है, वो किस तरफ मुड़ जाए? हाइलाइट्स की तरफ। यानी हाइलाइट्स मीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेजर चेंजेस आपके काम की वजह से आए हैं, वो उनकी तरफ आप उसको हाईलाइट करें, ठीक है। Provides contacts for those who do read the article. Contacts mean background, field, ठीक है। जो लोग ये पेपर पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाए कि ये कौन से फील्ड का पेपर है, किस एरिया का पेपर है, ठीक है। यूज्ड बाय जर्नल्स टू असाइन रिव्यूअर्स, ठीक है। जब आप पेपर तैयार करते हैं तो आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं जर्नल्स को, तो जर्नल्स में जो लोग बैठे हैं वो हर फील्ड के माहिर नहीं है। समझ आ रही है? तो वो क्या करते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से उनको पता चल जाता है कि ये फलाने फील्ड का पेपर है। समझ आ रही है? ये इस फील्ड का पेपर है, और फिर वो उस फील्ड के रिव्यूअर को रिव्यू के लिए सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि पेपर का एब्स्ट्रैक्ट इतना इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि एटलीस्ट उससे फील्ड का क्लियर पता चल जाए कि कौन से फील्ड का है। Used by abstracting and information services
to index and retrieve articles। ये एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन से हैं? जो इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको जितने सर्च इंजन्स बताए हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्टिंग और इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। समझ आ रही है? ये वेबसाइट्स और ये जो प्रोग्राम्स है ये एब्स्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं किसी भी पेपर को रिट्रीव करने के लिए। क्लियर है? तो आपके एब्स्ट्रैक्ट में ये खुसूसियात होनी चाहिए क्योंकि ये इनके पर्पसेस हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ टाइप्स है। अमूमन जो हम देखते हैं 4 किस्म के टाइप्स नॉर्मली यूज होते हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स, दूसरा है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। रिव्यू आर्टिकल लिखा है यानी रिव्यू आर्टिकल के लिए, रिव्यू पेपर जिसको हम कहते हैं उनके लिए ये इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जब आप जिस तरह आप एमएस में प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसका जो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो वो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होगा रिजल्ट्स पेपर के लिए। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे या न्यूमेरिकल वर्क करेंगे, उससे रिजल्ट्स आएंगे और वो रिजल्ट्स उन पे कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, तो इस किस्म के काम के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट भी इसी काम के लिए लिखते हैं यानी रिजल्ट्स पेपर के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ये जर्नल वालों की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक पैराग्राफ में ना लिखे बल्कि वो आपको हेडिंग्स देती है कि इन हेडिंग्स में 2-2 या 3-3 सेंटेंसेस लिखे। यानी एब्स्ट्रैक्ट ही होता है लेकिन अलग अलग हेडिंग में। अलग अलग हेडिंग में मीन कि आपको कहता है कि लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन में 1-2 सेंटेंसेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 1-2 सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव में 1-2 सेंटेंसेस और कंक्लूजन। तो ये चीज़ें असल में एब्स्ट्रैक्ट में यही चीज़ें होती है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि उन्होंने आपके लिए पहले से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो आपको कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर पे आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। ठीक है, तो ये 4 किस्म के एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जनरल कंसेप्ट एक ही है, जनरल प्रोसीजर सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप नोट करें। ठीक, डिटेल तकरीबन सेम होती है, डिटेल में फर्क नहीं है। Number 1, descriptive abstracts. Descriptive abstracts indicate the scope of the finding. It contains little substantial information, emphasize the report itself, not its contents. ये जो abstracts है इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यानी इस किस्म के इंफॉर्मेशन जिनके जो बेसिस है वो रियल एक्सपेरिमेंट्स या इस किस्म के चीज़ें हो, एनालिसिस हो, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, वो इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। ठीक है, इसका जो मेन मकसद है वो इस एब्स्ट्रैक्ट का वो क्या है? टू इंडिकेट द स्कोप ऑफ द फाइंडिंग। जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग इनका मकसद नहीं है, स्कोप ऑफ द फाइंडिंग मकसद है कि ये जो फाइंडिंग आए हैं इनकी स्कोप क्या है, यानी ज़्यादातर उनके अफादियत पे बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है, लिमिटेशन क्या है, इन चीज़ों पे ज़्यादातर बातें होती है डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट में। ये याद रखें, हमारी इंजीनियरिंग में ज़्यादातर ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये बाकी फील्ड में यूज़ हो सकता है लेकिन इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो इसके बाद इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स हैं या रिव्यू आर्टिकल के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट्स है और या जो स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एम्फसाइज द रिपोर्ट इटसेल्फ नॉट इट्स कंटेंट्स, यानी इसका मतलब है किसी ने कुछ चीज़ें फाइंड किए हैं, ठीक है, तो वो फाइंडिंग जो है उस पे ज़्यादा जोर नहीं है बल्कि फाइंडिंग क्या
रिपोर्ट करने पे, यानी रिपोर्ट करने का मतलब है कि उनके फायदे क्या है, इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है या जो राइट अप होता है वो तकरीबन इस तरह होता है: स्टडी वाज अंडरटेकन, ठीक है, बाय फलाना फलाना, ठीक है, द डेटा वर accumulated and some interesting observations were made, so our conclusion are this। तो इस किस्म का, यानी ज़्यादा डिटेल पॉइंट्स और वो चीज़ें इसमें नहीं है, बाकी में आप देखेंगे उसमें ज़्यादा डिटेल होती है। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स क्लियर हैं सबको? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू पेपर का मैंने पहले आपको कहा था, याद है? रिव्यू पेपर किस चीज को कहते हैं? कोई बताए रिव्यू पेपर, किसी को पता है? हेलो, किसी स्टूडेंट को रिव्यू पेपर का पता है? हेलो सर। जी जी बताए, शाबाश। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, किसी को रिव्यू पेपर का पता है? सर वो आर्टिकल प्रीवियस काम पे लिखा गया हो, ओरिजिनल आपकी रिसर्च पे ना हो। एग्जैक्टली, ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, बल्कि आपने क्या किया है, अपने फील्ड में, आपके टॉपिक में के बारे में या आपके फील्ड के बारे में जितने भी पेपर्स हैं प्रीवियसली अवेलेबल हैं, उनमें से 100-200 पेपर आप पढ़ेंगे, उनसे उनके मुख्तलिफ कमेंट्स है तमाम पेपर से, और उन पे फिर आप अपने कमेंट्स देंगे और उनसे फिर कुछ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन बनाएंगे। तो इस किस्म के पेपर को क्या कहते हैं? रिव्यू पेपर्स कहते हैं, ठीक है, या रिव्यू आर्टिकल। तो जो रिव्यू आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, इन एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किस किस्म के होते हैं, इसमें जरा देखिए यहाँ पे नंबर 1, स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू। यानी इसमें सबसे पहला ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिव, ये रिव्यू आपने किया है, ये क्यों किया है, इसका रीजन क्या है, समझ आ रही है? इस रिव्यू करने का रीजन क्या है, मकसद क्या था, वो आपने लिखना है। सेकंड, गिव अ सस्टेनिंग समरी ऑफ द डेटा सोर्सेज। रिव्यू आर्टिकल में आप बहुत सारे पेपर पढ़ेंगे ना, उन पेपर्स में डेटा होगा जो उन्होंने एनालिसिस और इन चीज़ों के लिए यूज़ किया होगा। तो ये सारा डेटा आपके पास आएगा, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। डेटा सोर्सेज, उनके सोर्सेज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देना है कि ये इस पेपर में जो डेटा है ये किसने फाइंड किया है, किस तरह फाइंड किया है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है, ऑब्जर्व किया है या किसी डिपार्टमेंट से लिया है। तो उनके बारे में एक ब्रीफ समरी आपने देनी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज्ड टू सेलेक्ट स्टडीज। अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया आपने यूज किया है कि यानी अभी किसी भी फील्ड में बहुत सारे पेपर्स है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 पेपर उठाए हैं और उन पे रिव्यू लिखा है, तो 100 क्यों उठाए हैं, क्राइटेरिया क्या था मेरा, समझ आ रही है? उन क्राइटेरिया के बारे में या उस क्राइटेरिया के बारे में भी इसी रिव्यू आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में आपने एक सेंटेंस लिखना है। Describe guidelines used for abstracting data and assessing data quality. वो सारी गाइडलाइंस आप बयान करेंगे जो डेटा सोर्सेज इसमें यूज हुआ है, जो डेटा इसमें यूज हुआ है, उसकी क्वालिटी अगर कोई चेक करना चाहे। आपने तो 100 पेपर का डेटा लिया है, उस पर रिव्यू लिखा है, लेकिन ये जो 100 पेपर्स है इनकी वैल्यूज क्या है, ये ठीक पेपर है या इधर उधर के पेपर है, सही पेपर है या गलत है, उनमें जो डेटा यूज है ये ठीक है या वैसे बोग वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे मालूम करने के लिए जो गाइडलाइंस आपने बनाए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। इन गाइडलाइन के जरिए, इस प्रोसीजर के जरिए मैं मालूम करता था कि ये पेपर ठीक है
इसका डेटा ठीक है और इसका डेटा ठीक नहीं है। स्टेट मेन रिजल्ट्स ऑफ रिव्यू एंड मेथड्स यूज्ड टू ऑब्टेन दीज रिजल्ट्स। समझ आ रही है? जो मेन रिजल्ट्स है इस रिव्यू से जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, और जो मेथड आपने फॉलो किया इस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, तो ये इस एब्स्ट्रैक्ट में, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी होना चाहिए। और लास्ट में जिस तरह के हर एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए, स्टेट कंक्लूजन्स इन पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या है और इसके प्रैक्टिकली फील्ड में कुछ एप्लीकेशंस है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ये याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट पेपर के स्टार्ट में होता है लेकिन लिखा सब के आखिर में। ठीक है, लिखते हैं कब? एट द एंड ऑफ द पेपर, यानी जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम सही एब्स्ट्रैक्ट उसका लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर के स्टार्ट से हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते। सही एब्स्ट्रैक्ट कब लिखेंगे? जब पेपर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सारी चीज़ें आ जाती है, तो फिर उसके बाद मैं सही एब्स्ट्रैक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ये वाले एब्स्ट्रैक्ट हमारे काम के हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर ये एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे अपने एमएस रिसर्च और पीएचडी रिसर्च, और अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसके लिए हम ये इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन सारे काम को क्या कहते हैं? रिजल्ट्स पेपर कहते हैं। हम कुछ चीज़ें उठाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उससे रिजल्ट्स आ जाते हैं, उन रिजल्ट पे बेस पेपर कुछ कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के काम के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे वो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा? वो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होगा। और इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये देखें। स्टेट ब्रीफली द कंटेंट ऑफ द पेपर। दिस इज वेरी सिंपल। जो आपके पेपर के कंटेंट्स हैं, समझ आ रही है? आपके पेपर के जो मेन हेडिंग्स हैं, उन तमाम हेडिंग्स से एक एक या दो दो सेंटेंस आपने डालना है, या उन तमाम हेडिंग्स के लिए एक एक सेंटेंस या दो दो सेंटेंसेस आपने लिखने हैं इस एब्स्ट्रैक्ट के लिए। समझ आ रही है? इस तरह के हमारे लेट्स सपोज हमारा थीसिस है, तो थीसिस में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो मेन हेडिंग हो गए। इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इन तमाम मेन चीज़ों पे एक एक या दो दो सेंटेंसेस लिखने चाहिए। किस चीज़ में? इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल का सीक्वेंस है, यानी जो आपके पेपर का सीक्वेंस है, पेपर में भी तकरीबन यही चीज़ें होती है। पेपर में यह है कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो पहला हेडिंग है वो किस चीज़ का होता है? इंट्रोडक्शन का। तो उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थोड़ा सा इस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लिटरेचर रिव्यू है वो लिटरेचर रिव्यू डालते हैं। रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है इस पेपर का या इस प्रोजेक्ट का वो लिखते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का वो लिखते हैं। तो ये रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें होती है। लिटरेचर रिव्यू का हेडिंग अलग नहीं देते। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अमूमन अगर आपने मटेरियल पे काम किया है तो मटेरियल एंड टेस्टिंग, इस किस्म के हेडिंग्स होते हैं। अगर न्यूमेरिकल मॉडलिंग है तो न्यूमेरिकल फार्मूलेशन या न्यूमेरिकल मॉडलिंग, इस किस्म के हेडिंग्स। ठीक है, कौन सा तरीकाकार यूज किया है रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हेडिंग होता है वो क्या चीज होता है? रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, तो जो आपके पेपर का सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में आपने एब्स्ट्रैक्ट में जो सेंटेंसेस है वो भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, आल्सो पॉसिबली बैकग्राउंड, कंक्लूजन, implications mean applications, importance। ठीक है, या क्या फ़र्क आया है इस फील्ड में इस रिजल्ट्स की वजह से या इस रिसर्च की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरतीब में लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट।
include the species or population, study, design or experimental approach and independent variables। यानी एब्स्ट्रैक्ट में आप ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आपका पॉपुलेशन यानी आपके सैंपल्स कितने हैं, आपका एरिया कौन सा है, स्टडी डिज़ाइन मीन मेथड आपने कौन सा यूज़ किया है, एक्सपेरिमेंट आपने किया है या न्यूमेरिकल स्टडी आपने किया है, आपके वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। ठीक है। रिप्रेजेंट ईच सेक्शन ऑफ द पेपर बाय इट least one sentence in the abstract। समझ आ रही है? जो आपके पेपर में जितने भी सेक्शंस है, जितने भी मेन हेडिंग है, वो उन हेडिंग में से हर एक हेडिंग के बारे में एटलीस्ट वन सेंटेंस आपके एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए। ठीक है। अभी हम जाते हैं थोड़ा कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स देखते हैं इस हवाले से, क्योंकि इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट हमसे ज़्यादा रिलेटेड है, तो इस वजह से लेट्स सपोज ये एक पेपर है, ये 2012 वाला नज़र आ रहा है सब लोगों को ये पेपर? यस सर। जी तो रहा है नजर। अच्छा, इसका हेडिंग देखिए ऊपर क्या लिखा है, कपल्ड सॉइल एटमॉस्फेयर मॉडलिंग फॉर एक्सपेंसिव रेजिना क्ले, ये हेडिंग। ठीक है, या टाइटल है, इस पेपर का टाइटल है। ये पेपर का जर्नल है, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, और 1901 20 to 29 पेजेस है, 19 वॉल्यूम है और इशू नंबर 1 है। ठीक है, और 2012 में ये पेपर पब्लिश हुआ है। बाकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसका ये भी देख सकते हैं। ये जो पेपर है ये रिसीव्ड हुआ जर्नल को कब, 22 जनवरी 2011। ठीक है, इसमें कुछ रिवीजन हो गई कब, 30 अगस्त 2011। ठीक है, रिवीजन के बाद फिर एक्सेप्टेड 20 अक्टूबर 2011। ठीक है, और फिर पब्लिश कब हुआ, 12 मार्च 2012। तो ऑलमोस्ट कितने मंथ्स, 14 मंथ्स इस पेपर पे लगे। ठीक है, क्लियर है? तो इससे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है, अगर किसी पेपर पे इतना रिवीजन और ये इतना टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि ये जर्नल ठीक जर्नल है, डॉग बॉग वाला जर्नल नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं है, या कितना इम्पोर्टेंट जर्नल है। ठीक है, अच्छा, इसका एब्स्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा रीड करते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स भी देते हैं। ये देखिए कीवर्ड्स है, कीवर्ड का मतलब है कि मेन चीज़ें जो इसमें है, फील्ड एरिया, उससे जो पता चलता है तो वो क्या है। नंबर 1 है सॉइल एटमॉस्फेयर मॉडलिंग, फ्लक्स रिजीम, एक्सपेंसिव क्ले, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स जर्नल वाले यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए। यानी कहने का मतलब है कि सर्च के लिए, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले सर्च इंजन्स बताए थे ना, तो वो जो सर्च इंजन्स वाले हैं वो ये कीवर्ड्स अपने सर्चेस में डालते हैं। तो ये कीवर्ड्स अगर आप सर्च करेंगे तो ये पेपर भी आपके सामने आएगा। समझ आ रही है? तो कीवर्ड्स हमेशा अपने एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे लिखें कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो आपके काम। ठीक है, अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट में सेंटेंसेस जरा गौर से देखें, रीड करते हैं इसको। Alternate deformations in the expensive clay have crippled civil infrastructure systems in and around the city of Regina that lies in a semi-arid zone. Regina कनाडा में एक सिटी है। ठीक है, और उस सिटी का नाम है रेजिना। ठीक है, रिजाइना बास कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसिव क्ले है और उस एक्सपेंसिव क्ले की वजह से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिटी में और इस सिटी से इर्द गिर्द एरिया में, वो एक्सपेंसिव सॉइल की वजह से या एक्सपेंसिव क्ले की वजह से क्या हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये एक सेमी एरिड जोन है। समझ आ रही है? तो ये एक किस्म से क्या है, ये सेंटेंस अगर आप देखें
तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उठाया गया है। समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है सर। ठीक है, प्रॉब्लम ये बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर देखें इसके बाद यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर वाज टू डेवलप अ सॉइल एटमॉस्फेयर मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग द नेट वाटर फ्लक्स and the corresponding volume change in the local expansion soil। ये क्लियरली लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव से ये सेंटेंस लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, a one dimensional hydrologic model was developed for homogeneous soil in no groundwater table by coupling material properties with atmospheric parameter। ये सेंटेंस किस चीज का है? दिस इज क्लियरली मेथोडोलॉजी से लिया है। ठीक है, मेथोडोलॉजी के बारे में कहता है, लेकिन ये बहुत जामे सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी चीजें कंबाइन की है। इसमें ये भी पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल स्टडी है और इसने वन डायमेंशनल मॉडल यूज किया है। कौन सा मॉडल है? हाइड्रोलॉजिकल मॉडल है। ठीक है, होमोजीनियस सॉइल है, नो ग्राउंड वाटर टेबल, यानी ग्राउंड वाटर टेबल को एज्यूम नहीं किया है किसी हाइट पे। ठीक है, और इसमें मटेरियल कौन कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टीज और एटमॉस्फेरिक पैरामीटर, जिस तरह विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, नेट रेडिएशन है, ये सारी चीजें यूज किए हैं। तो यानी न्यूमेरिकल मॉडल इसने बनाया है जो कि वन डायमेंशनल मॉडल है। तो ये मेथोडोलॉजी के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द यूज ऑफ साइट कोऑर्डिनेट्स ensured material continuity in a strain independent framework and soil volume changes were calculated using model results in conjunction with laboratory data। क्या कहता है इसका, समझ आ रहा है? यस सर, आ रही है। ये बता रहा है कि जो साइट कोऑर्डिनेट्स है, यानी एरिया के बारे में बता रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये जो सॉइल है ये तकरीबन होमोजीनियस है, तकरीबन सेम है थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, और जो सॉइल वॉल्यूम चेंजेस है वो हमने उसी मॉडल से मालूम किए जो पहले बयान किया गया। ठीक है, और उस रिजल्ट्स को फिर कंपेयर किए गए किस चीज़ के साथ? लेबॉर्ट्री डेटा के साथ, जिसको वैलिडेशन कहते हैं। समझ आ रही? तो ये भी एक किस्म से मेथोडोलॉजी के बारे में, दो सेंटेंसेस मेथोडोलॉजी के बारे में बताए। ठीक है, फिर मेथोडोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है? रिजल्ट्स showed high water absorption and retention capacities for the investigated soil deposit। This is clearly results के बारे में है। समझ आ रही है? ये सेंटेंस इस रिसर्च के रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, इसके बाद भी रिजल्ट्स के बारे में है, ये भी रिजल्ट्स के बारे में है, ये भी रिजल्ट्स के बारे में है। ये 3-4 सेंटेंसेस किस चीज़ के बारे में है? रिजल्ट्स के बारे में। Results showed high water absorption and retention capacities for the investigated soil deposit. Conducive atmospheric condition during summer gradually desaturated the top 2.5 meter layer of the clay that imbibed sporadic rainfall water, thereby resulting in volume increases। ये भी रिजल्ट है। Cyclic variation in the degree of saturation and the corresponding swelling potential were highest at and near the ground surface and gradually decrease with depth। ये भी रिजल्ट से बारे में सेंटेंस है। The highest swelling potential was predicted for late summer and equal 37%। ये भी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस किस चीज के बारे में? रिजल्ट्स के बारे में। 3 है या 4? फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये वाला, ये और से पढ़ेंगे तो देखिए इससे पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। द मॉडल रीजनेबली एस्टिमेटेड द सॉइल एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेंसिव क्ले and was found to depend on an effective capture of site conditions and material properties। ये क्या है ये वाला सेंटेंस? हेलो, ये सेंटेंस किस चीज के बारे में है? इससे पता चल रहा है? समझ नहीं आ रही। देखिए, मॉडल के बारे में कहता है कि इस मॉडल ने
रीजनेबली एस्टिमेट किया क्या चीज़, सॉइल एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन एक्सपेंसिव क्ले के लिए, ठीक है। और ये फाउंड किया गया कि ये मॉडल जो है ये इफेक्टिवली कैप्चर कर सकता है साइट कंडीशन और मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज कंक्लूजन, दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस वर्क। समझ आ रही है, इसको कहते हैं कंक्लूजन। तो ये एक सेंटेंस कंक्लूजन के बाद, ठीक है। लास्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, एन इंक्रीज मॉडलिंग ड्यूरेशन कैन इंश्योर स्टेडी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एंटीसीडेंट मॉइस्चर। यानी कहता है कि अगर हम इससे ज़्यादा मॉडलिंग करेंगे ज़्यादा डिटेल के साथ, तो इससे ये जो कंडीशन है ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। समझ आ रही है। तो ये एक किस्म से इस पेपर का क्या है, रिकमेंडेशन है फॉर फ्यूचर स्टडी। समझ आ रही है, इज दैट क्लियर? यस सर, आ गया सर। यस सर। तो इसमें ये अब पूरे पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस पेपर पे, इस एब्स्ट्रैक्ट पे अगर आप गौर करेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में बता दी कि स्टेट ब्रीफली द कंटेंट ऑफ द पेपर, जो मेन कंटेंट है वो ब्रीफली कह दें, और हर एक सेक्शन के बारे में एटलीस्ट एक सेंटेंस होना चाहिए। तो हर एक सेक्शन के बारे में एटलीस्ट एक सेंटेंस भी है, और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, मेन चीज़ें हैं वो भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा जगह के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि ये किस एरिया के लिए रिसर्च किया गया है, ठीक है। मेथड का भी बताया गया है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया, ये समझ गए, इसमें सारी चीज़ें यही थी। ये एब्स्ट्रैक्ट कौन सा सर था, आ गया। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में कॉमन एरर कौन से हैं जो ज़्यादातर लोग इसमें गलतियाँ करते हैं? तो वो नंबर 1 है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन टेक्स्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट। यानी का मतलब है कि यानी टेक्स्ट में, यानी पेपर की बॉडी में कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, और जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में कहा है वो कुछ और है, ठीक है। यानी इनकंसिस्टेंसी है टेक्स्ट में और एब्स्ट्रैक्ट। ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, ऑलमोस्ट 50% जो रिसर्चर्स हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट्स में ये गलती पाई जाती है कि यानी एक्सपर्ट रिसर्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी उनके एब्स्ट्रैक्ट और बॉडी में जो मेन पेपर बॉडी है उनमें ये डिफरेंस होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में और बातें कहते हैं, जब आप बॉडी देखेंगे तो वो उसमें रिजल्ट्स कुछ और, ठीक है।
सेकंड एरर ये है कि रिपोर्टिंग डेटा नॉट प्रेजेंट इन द पेपर, यानी एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लोग ऐसे इस किस्म का डेटा प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जो कि पेपर में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक गलती है। और 30% लोग ये गलती भी करते हैं, अपनी तरफ से उसमें डेटा प्रेजेंट करते हैं और पेपर में वो नहीं है। और जो 15% लोग हैं वो दोनों करते हैं, यानी डेटा भी ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो पेपर में नहीं है, और इनकंसिस्टेंसी भी पाई जाती है। ठीक है, सो हाउ टू फिक्स दिस मोस्ट कॉमन एरर? So double check every single piece of data in the abstract against the data in the body of the article. ठीक है, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है और जो बॉडी में मौजूद है, इन दोनों को डबल चेक करें, बार बार चेक करें, तो इससे ये जो एरर है ये एलिमिनेट हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये 5 मिनट वेट करें। मेरा ये जो मोबाइल है, सॉरी जो लैपटॉप है, उसमें चार्ज ख़त्म हो रहा है, चार्जर में कनेक्ट कर रहे होते, इस वजह से मैंने अभी माइक्रोफोन ऑफ किया। ठीक है, ओके सर।
अच्छा जी, तो क्या करना है, डबल चेक करना है, ठीक है। Double check every single piece of data in the abstract against the data in the body of the article, ताकि ऐसा कोई डेटा आप एब्स्ट्रैक्ट में ना दे जो पेपर के बॉडी में मौजूद नहीं है, ठीक है। अदर एरर जो है, जो ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट रिसर्चर के नहीं, अनएक्सपर्ट या इनएक्सपर्ट पीपल जो लिखते हैं। नंबर 1 इसमें नो क्वेश्चन और क्वेश्चन स्टेटेड वेगली, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या तो बाज़ में बिल्कुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, और बाज़ में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है लेकिन क्लियर नहीं है, वेगली कहा गया है, ठीक है। जिस तरह अभी आपने जो एब्स्ट्रैक्ट देखा उसमें क्लियरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है, ठीक है। इम्प्लीकेशन स्टेटेड इंस्टेड ऑफ आंसर, आंसर का मतलब है कि जो रिजल्ट्स है वो नहीं बताए, बल्कि उन रिजल्ट्स की जो इम्प्लीकेशंस है या जो एप्लीकेशंस है या जो अफादियत है उनके बारे में कहा गया है, लेकिन मेन वो रिजल्ट्स नहीं बताए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिजल्ट्स के बारे में कहना, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, टॉप 2.5 मीटर लेयर 37%, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट में, अपने जो रिजल्ट्स है स्पेसिफिकली वो कहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लिंथी एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। बाज़ लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डालते हैं, ये भी ठीक नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिंथी भी नहीं होना चाहिए। लिंथ के हवाले से कॉमनली जो साइज़ है वो 200 से लेके 250 वर्ड्स तक बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर होता है, ठीक है। 200 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स, क्लियर है? यस सर। लिंक के हवाले से ये वर्ड काउंट आप MS वर्ड में आप चेक कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख के फिर उसके वर्ड काउंट चेक करें। ये कोई इस तरह एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट का जो साइज है वो यही है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 जो है वो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ये जिस तरह मैंने पहले कहा, ये अमूमन जर्नल वालों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से फिर हम इस अंदाज से लिखते हैं, बाकी काम वही है, ठीक है। Also called more informative abstract, इसका दूसरा नाम more informative, एक वो informative abstract था इससे पहले 3rd नंबर पे, and this is 4th number is more informative, ठीक है। Purposes क्या है? Help readers quickly judge the findings of a study, guide authors into better summaries, aid reviewers, facilitate electronic searches, ठीक है। इसमें क्या चीज होती है? हेडिंग्स होती है, ठीक है। मैं यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अगर हेडिंग आपने दिया है तो फिर जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं, आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, जिस तरह भाई इस प्रेजेंटेशन में ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, ठीक है। इंक्लूड हेडिंग ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, ठीक है। फॉलो जर्नल रिक्वायरमेंट्स, जो जनरल रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक लिखेंगे। इसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास, वो देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट किस तरह होता है। 2014, सॉरी ये नहीं है, ये 14 दिस वन आपको नजर आ रहा है सबको? ये देखिए, टाइटल है टू स्टेज मॉडल फॉर मॉइस्चर इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशंस इन एक्सपेंसिव सॉइल्स, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे हेडिंग्स में लिखा है। नंबर 1 हेडिंग है बैकग्राउंड, दूसरा हेडिंग है रिजल्ट्स, तीसरा हेडिंग है कंक्लूजन्स, और लास्ट हेडिंग जो कि अमूमन हर एक एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें मैं 3 हेडिंग दिए हैं। बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो 2-3 सेंटेंसेस, ठीक है।
रिजल्ट्स के बारे में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो 2-3 सेंटेंसेस रिजल्ट्स हेडिंग के अंदर लिखे हैं और कंक्लूजन अलग, ठीक है। तो अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, इस एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। स्ट्रक्चर्ड मतलब है कि स्ट्रक्चर हेडिंग फॉर्म में बनाया है, ठीक। अच्छा, मेन कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कौन से है? नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोटिवेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मोटिवेशन यानी कि इस रिसर्च का मोटिवेशन क्या है, असल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाई इज द स्टडी वाज डन, क्या प्रॉब्लम था कि आपने ये रिसर्च लिया है, ये रिसर्च आपने क्यों किया है, व्हाट गेम डू यू एक्सपेक्ट टू फिल। समझ आ रही है? ये चीज़ें क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट दिखाया तो वो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि रेजिना कनाडा के इस इलाके में एक्सपेंसिव क्ले की वजह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम था, ये मोटिवेशन था, ठीक है। नंबर 2, मेथड या प्रोसीजर या अप्रोच, इसके बारे में बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, कौन सा अप्रोच फॉलो किया है, क्या मेथडोलॉजी है इस प्रोजेक्ट। मेथडोलॉजी यू अडॉप्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो की। ऑब्जेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दें, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर क्लियरली बताया गया है तो दैट इज एनफ, ठीक है। समझ गए? फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड फॉलो करते हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी है। जिस तरह उस पेपर में क्लियरली बताया गया था कि एक न्यूमेरिकल मॉडल बनाया है जो कि 1 डायमेंशन है, हार्डलॉजिक मॉडल है, और इसके ज़रिए ये एनालिसिस की गई है, ठीक है। फिर जो आपके मेन फाइंडिंग्स है या जो मेन रिजल्ट्स है उनके बारे में, व्हाट डिड यू अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेथडोलॉजी, ठीक है। जो प्रोसीजर है, जो अप्रोच आपने फॉलो किया है, उसको जब आपने फॉलो किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आए वो बताएं। तो इसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो रिजल्ट के एप्लीकेशंस है, इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेन रिजल्ट के बारे में कहने की ज़रूरत है। और रिजल्ट को स्पेसिफिकली कहना, जिस तरह वहाँ पे 37% लिखा था, 2.5 मीटर, इस किस्म के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे देना इम्पोर्टेंट है रिजल्ट्स में, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन्स या इम्प्लीकेशंस क्या है, इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड और नॉट, ठीक है। ये बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम कितने लिमिट तक सॉल्व हुआ, कितना सॉल्व हुआ या ख़त्म हुआ, कंप्लीट सॉल्व हुआ या बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इनके फ़ायदे क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं। ये 4 कंटेंट किसी भी एब्स्ट्रैक्ट में होने मस्ट है, ठीक है, ज़रूर होने चाहिए उसमें, ठीक है। डिफाइन पर्पस एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, such that the question again तकरीबन वही चीज़ है। Describe materials and methods used, summarize the result and state the conclusion and their application, वही 4 चीज़ें हैं दोबारा, ठीक है। यानी अगेन बार बार में देखें 3 स्लाइड्स में यही 4 चीज़ें रिपीट किए हैं। नंबर 1 फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन, लेकिन इस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस रिसर्च, Why you are doing this research का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। The second one is what materials and what are the methods you used, ठीक है। यानी how you solve the problem, ये क्या चीज़ है? ये असल में मेथडोलॉजी है। मेथड्स और मेथडोलॉजी कौन सी, ठीक है। और फिर what you have found, what are the results, ये मेथडोलॉजी आपने फॉलो किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया वो, ठीक है। और देन अगर ये रिजल्ट आया है तो इस रिजल्ट का क्या मतलब होगा, सो व्हाट, इस रिजल्ट से फायदा क्या हुआ, कंक्लूजन आप क्या देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है।
अब आते हैं राइटिंग के बारे में कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको किस तरह लिखेंगे। तरीका तो आप समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट के सारे कंटेंट्स और टाइप्स, ठीक है, पर्पस क्या है, किस तरह लिखेंगे। अब लास्ट चीज़ है कि राइटिंग का प्रोसीजर क्या है। राइटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक खास तरतीब से स्टार्ट से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन, ये कंटिन्यूटी है। इस कंटिन्यूटी को क्रिएट करने के लिए या एब्स्ट्रैक्ट में ये कंटिन्यूटी किस तरह ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं बाय रिपीटिंग द की टर्म्स। एक तरीका ये है कि हम की टर्म्स को रिपीट करें तो इससे भी कंटिन्यूटी आ सकती है। सेकंड है कंसिस्टेंट आर्डर, जिस तरह मैंने आपको आर्डर के बारे में बता दिया कि पहला इंट्रोडक्शन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स, फिर कंक्लूजन और फिर एट द एंड रिकमेंडेशन के हवाले से एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इससे भी कंटिन्यूटी आती है। कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन द क्वेश्चन एंड आंसर, इससे भी कंटिन्यूटी बनती है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और आपके जो रिजल्ट्स है वो दोनों आपस में लिंक है। अगर वो लिंक नहीं है तो फिर भी कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। क्लियर है। पैरेलल फॉर्म, यानी पैरेलल फॉर्म का भी तकरीबन यही मतलब बनता है कि आप क्या करें, सेम आर्डर से जाएं, ठीक है। सेम आर्डर मीन के जो आपका क्वेश्चन है उसी तरतीब में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। वर्ब टेंसेस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सेम एज इन द पेपर, यानी जिस तरह पेपर में हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन मीन इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। और आंसर मीन जो आपके रिजल्ट्स है, सॉरी जो आपके डिस्कशन है और कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, ये आपके आंसर्स है, ठीक है। और पास्ट टेंस फॉर मेथड्स एंड रिजल्ट्स। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिखते हैं तो इस वक्त आपका पूरा काम कंप्लीट है, मेथड जो आपने फॉलो किया वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और रिजल्ट्स भी आपके आ चुके हैं तो वो अब पास्ट बन चुका है, तो इस वजह से वो पास्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ वो अभी दे रहा हूँ, तो इस वजह से वो प्रेजेंट टेंस में। डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ वो भी अभी कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। राइटिंग प्रोसेस क्या है, रीड पेपर केयरफुली। जो पेपर आपने लिखा है ये याद रखिए, ये जो राइटिंग प्रोसेस है ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग प्रोसेस कब शुरू होता है, जब आप पेपर कंप्लीट करते हैं, पेपर के सारे हेडिंग्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले आप उस पेपर को केयरफुली रीड करें, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड्स है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है और सेंटेंसेस है, ठीक है, वो मार्क करें। उसमें इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि आप लुक फॉर द व्हाई, यानी व्हाई यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाई यू आर परफॉर्मिंग दिस रिसर्च, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट करें। हाउ यू आर डूइंग दिस रिसर्च, यानी जो मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है उसको हाईलाइट करें। एंड व्हाट यू हैव फाउंड, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। जो आपके रिजल्ट्स है, जो आपके आंसर्स आए हैं उनको हाईलाइट करें, उनमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करें। एंड सो व्हाट का मतलब है कि इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हाईलाइट करें और फिर वहाँ से उठा के सिस्टमेटिक तरीके से कंटिन्यूटी और फ्लूइडिटी के साथ इसको रीराइट करें, ठीक है। तो इससे आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। लिस्ट ऑल मार्क मटेरियल, एडिट टू कंडेंस, रिफाइन टू रिफ्लेक्ट डिजायर्ड स्टाइल, ठीक है, जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। अब फीचर्स ऑफ गुड एब्स्ट्रैक्ट, एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होगा, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट अच्छा कंसिडर होगा, अच्छे एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1, इट शुड हैव एन अट्रैक्टिव एंड शार्ट टाइटल। ये अगर देखें तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन टाइटल की ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कि टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए और एक्चुअल वर्क को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा टाइटल हो कि जो आपका वर्क है वो रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। कोहेरेंट इन कंसाइज पैराग्राफ इन बी एबल स्टैंड अलोन, इसका क्या मतलब है? स्टैंड अलोन का कोहेरेंट का मतलब, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ चुके होंगे, कोहेरेंस होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब है शॉर्ट और जामे पैराग्राफ, ठीक है। एंड बी एबल टू स्टैंड अलोन, व्हाट डज इट मीन स्टैंड अलोन? कोई बता सकता है स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? हेलो स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूँ स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? पर कम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, अगर नहीं नीड ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट यानी इस एब्स्ट्रैक्ट को अगर कोई पढ़ेंगे तो उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रोजेक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मालूम हो जाती है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि फर्दर रीडिंग की इसको समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर, जो एब्स्ट्रैक्ट में मेन पार्ट्स है वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग विद कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस, ठीक है। फॉलो स्ट्रिक्टली द क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टडी, ठीक है। जो क्रोनोलॉजी स्टडी की है वही आप फॉलो करें, यानी स्टडी मीन जो आपकी पेपर की क्रोनोलॉजी है, जिस ऑर्डर में आपका पेपर है उसी ऑर्डर में ये भी होना चाहिए। इस ऑर्डर में प्रॉब्लम है या इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर रिजल्ट्स है, फिर कंक्लूजन है, तो उसी ऑर्डर में ये एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हैं उनमें लॉजिकल कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। नो न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन मीन एन इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फुल आर्टिकल। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट में ना दे, कोई ऐसे रिजल्ट्स ना दे जो आपके थीसिस या आपके पेपर में नहीं है, समझ आ रही है? अंडरस्टैंडेबल टू अ वाइड ऑडियंस, यानी इसको ऐसे इंग्लिश में लिखे, ऐसे वर्ड्स में लिखे कि वाइड ऑडियंस को समझ आ जाए। वाइड ऑडियंस का क्या मतलब है? क्या मतलब है वाइड ऑडियंस का? सर ज्यादातर जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टेशन फील्ड का एब्स्ट्रैक्ट है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वालों को समझ आ जाए, एटलीस्ट तमाम सिविल इंजीनियरिंग वालों को समझ आना चाहिए, समझ आ रही है? यानी इतने स्पेसिफिक कीवर्ड्स और टर्म्स यूज ना करें जो आम लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में लिखें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो जर्नल को आप भेजेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स हैं तो वो कॉमन पीपल है उनको समझ नहीं आएगा कि ये किसको भेजेंगे, ठीक है। यूज ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस एम्फसाइज द इंफॉर्मेशन, कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस बाज़ औक़ात अगर हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो उससे किस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि इस सेंटेंस पे स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यानी एब्स्ट्रैक्ट में भी आप बाज़ औक़ात पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। नो साइटेशंस इन एब्रीविएशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी उसमें साइटेशन आप नहीं देंगे और नेक्स्ट एब्रीविएशन नहीं देंगे, क्योंकि एब्रीविएशन आम लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और साइटेशन का मतलब होता है कि ये मेरा काम नहीं है, किसी दूसरे का है, ये याद रखें। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा आपका अपना होगा, ये किसी दूसरे का इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें साइटेशन कभी भी नहीं होगी और एब्रीविएशन भी इसमें ना देंगे तो ज़्यादा गुड होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? यस सर। यस सर, यस। अच्छा, कीवर्ड्स भी एब्स्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है या एब्स्ट्रैक्ट के साथ लोग लिखते हैं, तो कीवर्ड क्या है? अ कीवर्ड इज अ की टू इंफॉर्मेशन। की है, की जिस तरह चाबी से हम
क्या करते हैं, डोर का लॉक ओपन करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर कमरा है या घर है या जो भी है वो पूरा एरिया हमारे लिए ओपन हो गया। तो इसी तरह ये जो कीवर्ड्स है ये भी एक चाबी है इंफॉर्मेशन ओपन करने के लिए। समझ आ रही है? क्योंकि आप सर्च इंजन में क्या डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं और आपके पास बहुत सारे पेपर्स उस फील्ड के पर आ जाते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स पॉइंट रिसर्चर्स टू रेलेवेंट पेपर्स, ठीक है, papers that may not come to a researcher's attention in the normal course of her or his reading। समझ आ रही है? Do not use words or terms in the title as keywords। ये याद रखें, because function of keyword is to supplement the information given in the title। ये चीज याद रखें। ये अब में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस तरह करता है, लेकिन ये एक सजेशन है या एक गुड कीवर्ड के लिए सजेशन है कि गुड कीवर्ड्स किस तरह होंगे। देखिए आपने आपका एक टाइटल होता है, ये जो टाइटल है ये टाइटल भी सर्च इंजन में सर्चेबल है, यानी आप कुछ वर्ड्स लिखेंगे जो उस टाइटल से मिलते हैं तो वो टाइटल आपके सर्च में निकल आएगा। समझ आ रही है? आपने फील किया होगा गूगल में या जिस भी सर्च इंजन में आप कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो जिस डॉक्यूमेंट के भी उससे रिलेटेड टाइटल है वो निकल आएगा, ठीक है। तो यानी टाइटल भी सर्चेबल है। क्लियर है? क्लियर है? किसी भी आर्टिकल का जो टाइटल है ये भी सर्चेबल है, ठीक है। तो ये तो उसमें जो वर्ड्स है वो भी कीवर्ड्स है, टाइटल में जो वर्ड्स हैं वो भी कीवर्ड्स है, ठीक है। लेकिन इसके यहाँ कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट के नीचे जो आप कीवर्ड्स देते हैं वो ऐसे कीवर्ड्स दे जो आप समझते हैं कि वो मेरे टाइटल में नहीं है और मेरे काम से रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइटल वाले तो ऑलरेडी सर्चेबल है, आप एक्स्ट्रा कीवर्ड देना चाहते हैं तो वो फिर आप कीवर्ड्स में। समझ आ रही है? तो एक एडिशन है उसमें, सप्लीमेंट है। क्लियर है? Words in the title are automatically included in indexes in keywords serve as additional pointers। क्लियर है? समझ गए? Next, Yes, how should you pick keywords? Keywords आप किस तरह रखेंगे? कौन सी चीजें हैं जिससे हम keywords बना सकते हैं? इसको ये पॉइंट जरा ज़हन में रखें और फिर अपने रिसर्च की तरफ इनको टर्न करें तो फिर आपको कीवर्ड्स का कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह if the research focuses on a particular region, किसी खास रीजन पे फोकस करता है, वो रीजन जियोग्राफिकल हवाले से भी हो सकता है, क्लाइमेटिक हवाले से भी हो सकता है। जियोग्राफिकल मीन कि हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, एशिया में है, यूरोप में है, ठीक है, अमेरिका में है, कहाँ पे जियोग्राफिकल, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है या इंडिया में है या यूके में है। क्लाइमेटिक के हवाले से भी, ठीक है, यानी कोल्ड क्लाइमेट एरियाज है, हॉट क्लाइमेट एरियाज है, वार्म क्लाइमेट एरियाज है, सेमी एरिड जोन्स है, ठीक है। तो यूज दैट एज अ कीवर्ड। पार्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इसमें कंट्री का नाम भी आ सकता है, सिटी का नाम भी आ सकता है। जिस तरह उस पेपर में आपने देखा रेजिना, उसमें कंट्री सॉरी सिटी का नाम है, ठीक है, वो रेजिना भी एक कीवर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? सेमी एरिड जोन उसमें लिखा था, वो भी एक कीवर्ड हो सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। Consider the experimental material and technique which may suggest suitable keywords। यानी इन पे ज़रा गौर करें कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उनसे आपके पास कुछ आ सकते हैं कीवर्ड्स। जो आपका मेथड है, टेक्निक जो आपने फॉलो किया है उससे कीवर्ड आ सकता है। यानी मेथड का मतलब है आपने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम यूज़ किया है, कोई ख़ास प्रोग्राम है तो उसमें कीवर्ड उसमें से ढूंढें, ठीक है। समझ आ रही है? आपने कुछ सिमुलेशन किया है
कुछ न्यूमेरिकल मॉडलिंग किया है, 3D मॉडलिंग, 2D मॉडलिंग, 1D मॉडलिंग, तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स इससे आ सकते हैं। चेक वेदर पोटेंशियल एप्लीकेशंस कैन सर्व एज कीवर्ड्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टडी के जो एप्लीकेशंस है वो भी आपके लिए बाज़ औक़ात कीवर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। जिस तरह लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये तो खैर हमारे फील्ड के नहीं है, लेकिन अपने फील्ड में जो आपके एप्लीकेशंस है, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आपके रिसर्च के, ठीक है, वो भी एज अ कीवर्ड आप ले सकते हैं। यूज स्पेसिफिक फिनोमेना और इश्यूज एज कीवर्ड, जिस तरह क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। डू नॉट यूज वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टाइटल इज कीवर्ड्स। अगेन मैं कह रहा हूँ कि टाइटल में जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है तो उनको कीवर्ड में फिर यूज ना करें। क्लियर है, क्योंकि कीवर्ड का मकसद होता है इंडेक्सेशन, सर्च इंजन्स में इंडेक्सेशन, ताकि वो आपके सर्चेज में फिर या और लोगों के सर्चेज में ये पेपर निकल आए, ठीक है। तो वो टाइटल तो ऑलरेडी सर्चेबल है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप कुछ और कीवर्ड्स पिक करें। क्लियर है? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Abstracting and indexing क्या चीज़ है? Abstracting and indexing, ANI services is a product a company sells or makes available. The product indexes content at the article level by assigning subject heading, descriptors or keywords to each one and then making them searchable in the product's database. These services also index other bibliographic elements of journal articles, including authors, titles, date of publication, etc. Abstracting and indexing agencies क्या है? ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जितने आपके साथ सर्च इंजन शेयर किए हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्च इंजन है या एजेंसीज हैं। उनका काम है कि ये रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट करे, इंडेक्स करे, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए और सर्च के ज़रिए निकल आ सके, ठीक है। क्लियर है? और इसमें इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग के लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑथर के नाम यूज़ करते हैं, डेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और इस तरह जर्नल के नाम, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सर्च में चेक किया होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है इम्पैक्ट फैक्टर। आपने सुना होगा ये पेपर, ये जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है और ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। ये जानते हैं इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज़ है? किसी को पता है इम्पैक्ट फैक्टर? हेलो, सर क्लियरली पता नहीं है। प्लीज ऑफ करे। किसका माइक ओपन है? माइक ऑफ करे प्लीज। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नल है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा जर्नल है। अगर इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ है भी तो इसका मतलब है कि कम है, 0.01 है, लेकिन इसका मतलब है कि वो ठीक जर्नल है। अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर उस जर्नल की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी with which the average article, ठीक है, in a journal has been cited in a particular year or period. Impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year citations by the source items published in that journal during the previous 2 years. समझ आ रही है या नहीं? आ गई समझ। नहीं आ रही।
देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। नंबर वन है नंबर ऑफ करंट ईयर साइटेशंस आप जानते हैं, जब भी आप कोई पेपर साइट करते हैं तो जर्नल वालों को पता चल जाता है कि मेरा पेपर एक बंदे ने साइट किया, दो बंदों ने साइट किया। गूगल स्कॉलर में भी आपने देखा कि ये पेपर कितने लोगों ने साइट किया है। समझ आ रही है? यस सर। तो नंबर ऑफ करंट ईयर साइटेशंस डिवाइडेड बाय व्हाट? सोर्स आइटम्स पब्लिश इन दैट जर्नल ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 years। समझ आ रही है? यानी अब एक जर्नल है, लेट सपोज कोई भी जर्नल है, उस जर्नल के जो आज लेट सपोज इस साल उसका जो इशू है, उस इशू की अभी तक साइटेशन लेट सपोज 1000 है, तमाम पेपर्स की साइटेशन। ठीक है, पूरे जर्नल की साइटेशन कितनी है? 1000। और इस जर्नल ने लास्ट 2 years में कितने पेपर पब्लिश किए हैं? लेट सपोज 500 पेपर्स पब्लिश किए हैं। ठीक है, तो अभी इस साल साइटेशन कितनी है? 1000 डिवाइडेड बाय लास्ट 2 years 500 पेपर्स। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है? 2। इज दैट क्लियर? ये सर आ गई हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2 है इस साल, ठीक है, तो इसका मतलब है इस जर्नल में इस साल जितने भी पेपर पब्लिश होंगे, ठीक है, या जितने भी पेपर अभी तक पब्लिश हुए हैं इस साल में, उन तमाम पेपर्स का इम्पैक्ट फैक्टर भी 2 है। हर एक पेपर का अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? 2 है। क्लियर है? यस सर। एक और इंडेक्स है जिसको एच इंडेक्स कहते हैं, गूगल स्कॉलर पे ये यूज होता है। सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर से पता नहीं चलता कि ये रिसर्चर कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, एच इंडेक्स इसको कहते हैं। एच इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ हाईली इम्पैक्टफुल पेपर्स अ साइंटिस्ट हैज पब्लिश्ड। द लार्जर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पेपर द हायर द एच इंडेक्स। अब इसमें आपके पेपर्स बहुत ज्यादा है लेकिन इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है, तो फिर आपका एच इंडेक्स कम होगा। आपका पेपर एक है लेकिन वो 5000 लोगों ने साइट किया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो पेपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीजें लोग साइट करते हैं ना, समझ आ रही है? तो फिर आपका पेपर एक है लेकिन उसकी साइटेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर भी आपका एच इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, to calculate it only 2 pieces of information are required. Number 1, total number of papers published जिसको NP कहते हैं, ठीक है, and number of citations for each paper। ठीक है, तो इन दो से H इंडेक्स कैलकुलेट होता है। ये देखिए ये H इंडेक्स है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो एक एक्सेस पे नंबर ऑफ साइटेशंस है और दूसरे एक्सेस पे नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ साइटेशंस एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, दोनों से H इंडेक्स बनता है। ठीक है, अगर किसी का एक पेपर है लेकिन उसके साइटेशन 1000 है और एक दूसरा है उसके 500 पेपर है लेकिन उनके साइटेशन तमाम पेपर्स के कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब है दोनों का H इंडेक्स सेम होगा। एक बंदे के 500 पेपर है जबकि दूसरे बंदे का सिर्फ एक पेपर है, लेकिन H इंडेक्स दोनों का सेम है। यानी रिसर्च के दुनिया में दोनों लोगों की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो एक रिसर्चर का जो एक पेपर है वो बहुत ज्यादा वैल्यू वाला पेपर है। समझ गए इसको? क्लियर है? यस सर। एक और इंडेक्स है, ये भी गूगल स्कॉलर में यूज होता है, जिसको i10 इंडेक्स कहते हैं। क्रिएटेड बाय गूगल स्कॉलर एंड यूज्ड इन गूगल्स माय साइटेशन फीचर्स। i10 इंडेक्स इज द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विद एट लीस्ट 10 साइटेशंस। समझ आ रही है? यानी अगर मेरा लेट सपोज i10 इंडेक्स 5 है तो इसका मतलब है कि मेरे 5 ऐसे पेपर्स हैं जिनमें से हर एक पेपर, यानी ये 5 पेपर एटलीस्ट 10 लोगों ने साइट किए। ठीक है,
This very simple measure is only used by Google Scholar and is another way to help gauge the productivity of a scholar. ठीक है, ये गूगल स्कॉलर चूंकि आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इसमें आप ये प्रोफाइल भी बना सकते हैं। गूगल स्कॉलर में आपके जितने पेपर्स हैं वो भी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सर्च के जरिए फाइंड आउट हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पे निकल आएंगे और उनको कितने लोगों ने साइड किया है वो इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। तो इस तरह आप अपना प्रोफाइल उसमें बना सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर में, इसको आप देखें। इसमें टोटल साइटेशंस कितनी है? 34 है। यानी मेरे जो पेपर्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं वो अभी तक 34 लोगों ने साइट किए हैं। ठीक है, एच इंडेक्स मेरा कितना बनता है? 3 बनता है। ठीक है, और I10 इंडेक्स 2 है। यानी 2 मेरे ऐसे पेपर हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा दफ़ा साइट हुए। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये पेपर है, एक ये पेपर 13 टाइम साइट हुआ है, ये 10 टाइम्स। तो इससे I10 इंडेक्स 2 बनता है। 2 पेपर ऐसे हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा दफ़ा साइट हुए। क्लियर है? बाकी 10 से कम। समझ गया इसको? यस सर। अच्छा, अब असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये आपको एक प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में लिखा है, लेकिन इसको आप फॉलो करेंगे। अभी इसी वीक में आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक आपने सबमिट करना होगा। और असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल जो आपको टेम्पलेट दिया गया है, उसी टेम्पलेट पे आप अपने इंटरेस्ट का, अपने खुद टॉपिक सेलेक्ट करना है, खुद लिटरेचर रिव्यू करना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आपने खुद बनाना है। 4-5 पेजेस होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइनल टर्म लिखा है, लेकिन ये फाइनल टर्म नहीं, बिफोर मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन से पहले पहले, यानी अभी ये 7th वीक है, तो इसके बाद लास्ट वीक में यानी मिड पेपर से पहले पहले आपने सबमिट करना होगा। ठीक है, each and every student of this class has to submit a research proposal of his own interest on the given format before the mid-term exam. क्लियर है ये चीज? सर एग्जाम कब से है सर? एग्जाम 24 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 24 वाला जो वीक है, 24 पे असल में मंडे है, 24 वाले वीक से एग्जाम शुरू होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी आपको फिर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले अभी मैं हो सकता है रात को आपको ये असाइनमेंट यही है कि बस आपके पास टेम्पलेट मौजूद है, उस टेम्पलेट में आपने प्रपोजल बनाना है, उस टेम्पलेट के मुताबिक जो उसके रूल रेगुलेशन है, उसमें जो जो हेडिंग्स है। ठीक है, आपने वो प्रपोजल बनाना है और वो प्रपोजल फिर आपने पोर्टल पे सबमिट करना होगा। ठीक है, पोर्टल पे जिस तरह आप पहले एक असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, उसी तरह आपको एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे आपने फिर सबमिट करना होगा। ठीक है, लेकिन लिंक अभी बनाया नहीं है, लिंक अभी नहीं बना है, बन जाएगा। हो सकता है रात को बन जाए, कल बन जाए, लेकिन आपके लिए गाइडलाइन ये है कि ये आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपने ये प्रपोजल सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो काम है, इसी प्रपोजल को फिर अगर फर्ज करें 15 सितंबर के बाद यूनिवर्सिटी ओपन होती है, तो फिर आपने इसी को क्लास में प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रपोजल इन द क्लास। ठीक है, सेकंड टास्क ये प्रपोजल आपने अभी ऑनलाइन सबमिट करना होगा और नेक्स्ट पर इसी प्रपोजल को प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंटेशन में ये हेडिंग होने चाहिए: इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, स्केड्यूल, रेफरेंसेस। और इनमें हर एक हेडिंग पे ज़्यादा स्लाइड ही नहीं, जिस तरह इंट्रोडक्शन है इस पे मैक्सिमम 2 या 3 स्लाइड्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 स्लाइड, ऑब्जेक्टिव 1 स्लाइड, लिटरेचर रिव्यू पे 2-3 स्लाइड, मेथोडोलॉजी पे 2-3 स्लाइड, स्केड्यूल 1 स्लाइड, रेफरेंसेस 1 स्लाइड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन 8 स्लाइड से लेके 12 स्लाइड्स तक प्रेजेंटेशन होगा। ये अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है मिड टर्म के बाद, तो ये आप फिर प्रेजेंट करेंगे, क्लास में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। सर तاسو ویلو چې دا प्रपोजल به एंड کې सबमिट کیږي सेमेस्टर एंड کې सर دا کار नहीं ډیر नहीं غواړي सर ډیر नहीं زیات کار सर دا ډیر زیات کار غواړي په یو ویک کې هلته ایگزام وي دغه یې نه کیږي पर देखिए लिटरेचर रिव्यू रजी सर आपको डेढ़ जात او کنه सर تاسو دا تاسو موږ د خپل ویلو सर چې एंड کې به देखिए, सेमेस्टर नहीं, सब सुने, पहले ये एंड में था लेकिन अभी ऑनलाइन सेमेस्टर है और ऑनलाइन सेमेस्टर में प्रपोजल से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। ये एब्स्ट्रैक्ट भी प्रपोजल से एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। तो अभी आपने इस ऑनलाइन सेमेस्टर में प्रपोजल सबमिट करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है और ये याद रखें इसका वेटेज ज़्यादा होगा, सेशनल में इसका वेटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। सर आपको अच्छा जी, मालूमात सर ये याद रखें। अच्छा सुने, थोड़ा सुने फिर बात करें। ओके ये याद रखें, ये एग्जाम है आपका, ये एग्जाम प्रिपरेशन है। अगर आप प्रपोजल सही तरीके से इसको गाइडलाइंस देखेंगे, नोट्स देखेंगे और प्रपोजल बनाने पे लगेंगे तो आपकी ऑलरेडी ये एग्जाम प्रिपरेशन है, ठीक है। सही तरीके से आप प्रपोजल बनाएंगे तो आप एग्जाम के लिए तैयार। आप प्रपोजल नहीं बना सकते तो इसका मतलब है आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। सर देख कार ډیر زیات دی کړه सर موږ خو پیپر نه دا کړت په نوري دي सर کار غواړي सर बाकी पेपर का मुझे ना कहे ना, सर मैं तो कدی अपने पेपर के बारे में कह रहा हूं। सर 1 वीक خو یوازې د خپل اخلي چې دی باندې کار کې صحیح او قناعت ځان ته خلاصو به آسان نه سر तो ठीक है ना, वन वीक इस पे लगाए ना, 1 वीक आपके पास सर है। सर د موږ سره خو सेमेस्टर د نور सब्जेक्ट کې सर मसाला जोड़ेगा ये देखिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये हम 7 वीक से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 7 वीक से हम क्या कर रहे थे, सर हम ये नहीं समझ रहे थे। सर तासु अगर आपको समझ नहीं आ रही थी तो आपने कहना था कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैंने सिर्फ आज की क्लास में आपको सारी चीजें बता दी और अभी आपने क्या करना है, प्रपोजल बनाना है। नहीं, ये सारी चीजें अभी आज तक हम समझ चुके हैं, हमें सारी चीजें आ रही है, अभी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस इसके लिए इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो देखता हूँ, खैर अभी आज 12 है, अगर फर्ज करें आज आपको अपलोड करते हैं तो 24 को एग्जाम है, तो मैक्सिमम जो आपको टाइम मिल सकता है वो हो सकता है 22 या 21 तक। तो 1 वीक से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको फर्स्ट क्लास से कहा था कि अभी से आप प्रपोजल शुरू करें, पेपर रीडिंग शुरू करें, ठीक है। आप नहीं करते तो फिर उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं, ठीक है। सर एग्जाम कब है? एग्जाम 24 से हो सकता है, 24 से शुरू हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो जो भी कंडीशन हो मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए प्रपोजल के लिए, लेकिन जो भी हो बिफोर मिड टर्म एग्जाम आपने सबमिट करना है, ये याद रखिए, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम के बाद नहीं हो सकता, बिफोर मिड टर्म एग्जाम आपने प्रपोजल ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना होगा, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक दफ़ा तो हमने वो अपलोड किया हुआ है असाइनमेंट में जो आपने दिया हुआ था, उसके बगैर फिर दूसरा हमने बनाना पड़ेगा ये प्रपोजल। वो क्या चीज़ था? और वो भी यही प्रपोजल था असाइनमेंट में। फयाज अहमद वो प्रपोजल का सिर्फ एक हेडिंग था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ठीक है। वो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अभी मैं प्रपोजल के बारे में कह रहा हूँ। प्रपोजल का एक टेम्पलेट है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स भी है, मेथोडोलॉजी भी है, लिटरेचर रिव्यू भी है, रेफरेंसेस भी है, स्केड्यूल भी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
उस जी, फॉर्मेट के मुताबिक आपने प्रपोजल बनाना है। बेशक उसमें जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बेशक वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक बाकी चीज़ें भी होंगी। और ये याद रखें, इन तमाम चीज़ों में, तमाम असाइनमेंट्स और आपके पेपर्स में इनका प्लेजरिज्म चेक होगा, ठीक है। यानी आप किसी से कॉपी या लाइन कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। बिल्कुल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन राइटिंग आपकी अपनी होगी, ठीक है। प्लेजरिज्म चेक इसमें शर्त है। इस सब्जेक्ट में प्लेजरिज्म चेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर इस प्रपोजल के लिए हम लोग अलग टॉपिक मतलब सर चूज करें? मैंने अलग का नहीं कहा, मैंने कहा आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि वो जो मैंने इससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट किया है वही मेरा एरिया है, उसी चीज़ पे मैं काम करना चाहता हूँ, उसी से मेरे पास पेपर्स भी है, तो उसी से प्रपोजल बनाएं, उसी को प्रपोजल और में अगर कन्वर्ट करें। अलग टॉपिक चूज करें सर तो फिर बेहतर है सर। अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि प्लेजरिज्म चेक होगा। यानी किसी से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। खुद लिखे, बेशक बेशक उसमें गलती होगी, लेकिन खुद लिखेंगे तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। खुद अपना लिखिए, प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। Okay, thank you very much. That was all. थैंक यू सर, थैंक यू।